हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इंट्रोपी। व्हाट इज इंट्रोपी, है ना। आई होप कि आप पिछला लेक्चर जरूर देखे होंगे जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग क्या होता है ना। अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ओके, सो व्हाट इज इंट्रोपी? Entropy is a measure of uncertainty of the random variable. Okay? कोई भी रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, उसका अनसर्टेनिटी कितना होगा, इसको हम कैसे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंट्रोपी, है ना। लेट अस सपोज एक रैंडम वेरिएबल है x, है ना। रैंडम वेरिएबल x है ना। अब ये रैंडम वेरिएबल x को, अगर ये रैंडम वेरिएबल x है तो इसका कुछ प्रोबेबिलिटी भी होगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी तो होगा कि इसका प्रोबेबिलिटी कब कितना होता है, 1 आने का कितना है, 0 आने का कितना है ना। सो लेट अस सपोज जो इसका प्रोबेबिलिटी है ना, that is given by p of x, you can say that is equal to, let us suppose probability of x equal to, let us suppose x or xi, you can say, where this xi is the function of this, मतलब सबसेट ऑफ ये इसी दिस xi और स्मॉल x भी आप लिख सकते हैं, है ना। This small x is the function of this capital X, जो कि कैपिटल X एक रैंडम वेरिएबल है और इसी का सबसेट होगा, इसी का ये स्मॉल x विल बी सबसेट ऑफ दिस कैपिटल X। कैपिटल X का जो भी वैल्यू होगा उसी में से कोई एक वैल्यू, एक बार में एक ही वैल्यू तो आएगा ना। रैंडम वेरिएबल का लेट सपोज 4 वैल्यू आता है, A B C D, है ना। लेट सपोज ये इस A आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, बी आने का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, सी आने का 1/8 है, डी आने का 1/8 है। ऐसे करके ही तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना। लेट अस सपोज दिस इज योर रैंडम वेरिएबल, और इसीलिए इसको कहते हैं कि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, जिसके बारे में हम लोग बात करें टीचर, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना। तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उसका एक आउटकम आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है। लेट अस सपोज बी आने का 1/4 है, सी आने का 1/8 है, डी आने का 1/8 है। तो इसी तरह से मैं ये बोल रहा हूं कि जब ये p ऑफ x है ना, दिस इज योर p ऑफ x, यू कैन से, है ना, दिस इज योर p ऑफ x। सो p ऑफ x में अलग अलग प्रोबेबिलिटी हो, इतना इक्वल टू x इक्वल टू x, और जो यहां पर x इक्वल टू 1 के लिए ये वाला वैल्यू है ना। x इक्वल टू 1 के लिए ये वाला वैल्यू है, x इक्वल टू 2 के लिए ये वाला वैल्यू है, x इक्वल टू 3 के लिए, x इक्वल टू 4 के लिए। ऐसे एक रैंडम वेरिएबल को हम लोग दिखाते हैं, है ना। सो समझ गए होंगे कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हम लोग किसी भी रैंडम वेरिएबल का कैसे दिखाते हैं। तो ये 4 आउटपुट दे रहा है, इसलिए ऐसा है ना। लेट अस सपोज एक डाइस है, फेयर डाइस अगर मान लेते हैं हम, तो क्या होगा, उसमें 1 2 3 4 5 6 कोई भी एक आउटकम आएगा और सबका प्रोबेबिलिटी इक्वल होगा 1/6 1/6 1/6। एक फेयर कॉइन को अगर हम, है ना, फेयर कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं, फेयर कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो उसमें क्या होगा, इसमें एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। हेड आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगा, टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो, है ना। ये हो सकता है। अगर ये फेयर कॉइन नहीं है तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी लेट अस सपोज p है ना, तो टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1 - p होगा, है ना। फॉर बायस्ड कॉइन, है ना, कोई कॉइन ऐसा होता होगा जिसमें हेड ज्यादा आता होगा, कोई कॉइन ऐसा हो सकता है जिसमें टेल ज्यादा आता होगा, है ना। डिपेंड करता है कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है ना। तो इस तरह से हम लोग ये दिखाते हैं कि
कोई भी रैंडम वेरिएबल होगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, तो उसका एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा। चाहे तो अगर ये भी एक रैंडम वेरिएबल है जिसके 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं, इसके आने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, उस बी आने का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, सी आने का 1/8, डी आने का 1। ओके, सो ये हमने बताया आपको कि कोई भी इंट्रोपी को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जिस भी रैंडम वेरिएबल का आप इंट्रोपी निकालना चाहते हैं उसका आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आप समझ गए क्या है। अब हम लोग आते हैं इंट्रोपी के डेफिनेशन पर, है ना। तो मैथमेटिकली दिस इंट्रोपी, है ना, इज रिटेन बाई h of x। रैंडम वेरिएबल अगर हमने क्या लिया, रैंडम वेरिएबल आर भी लिख रहा हूं, है ना, दैट इज रैंडम वेरिएबल, दैट इज x। उसके लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज px, और फिर हम इसका इंट्रोपी निकालना चाहेंगे। मैंने आपको बोला कि ये बताता है कि ये रैंडम वेरिएबल कितना अनसर्टेन है। इट इज द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। ठीक है, मैथमेटिकली इसको कैसे दिखाते हैं, इट इज ए समेशन ऑफ px log 1/px एंड जनरली वी टेक हियर बेस 2। और भी अगर थोड़ा सा आप करना चाहते हैं तो आप pxi कर दीजिए और यहां पर आप log pxi कर दीजिए। इट विल बी वेरी वेरी सिंपलर बिकॉज i इक्वल टू 1 to n, है ना। जैसे अभी हमने ABCD का बताया था, अगर इसके 4 आउटकम्स पॉसिबल हैं तो n विल बी 4, अगर इसके 6 आउटकम पॉसिबल हैं तो इट विल बी 1 to 6, n विल बी 6, और अगर एक क्वाइन को टॉस करते हैं n विल बी 2। 3 क्वाइन को टॉस करेंगे 2 to the power 3, आप पॉसिबल आउटकम विल बी 8, सो n विल बी 8। n कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, है ना, उसके बारे में बताते हैं। n इज द पॉसिबल आउटकम्स। ओके, सो इसको सम करने में, इसको निकालने में कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी आदमी इसको निकाल सकता है। ठीक है, ओके। और जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़ा सा बिगनर्स जो होंगे उनके लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं, बाकी है ना, कि लेट अस सपोज एक रैंडम वेरिएबल हमारे पास है, ठीक है, जिसमें 2 पॉसिबिलिटी है, एक a है और एक b है, 2 ही आउटपुट आ सकते हैं उसमें। a का आने का प्रोबेबिलिटी है 1 मतलब लेट अस सपोज p, और b को आने का प्रोबेबिलिटी है 1 - p, इस तरह का है। ओके, तो इसका हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले n इसमें हो गया 2, तो इसमें हो गया समेशन i इक्वल टू 1 to 2 pxi log बेस 2 1 upon pxi। ओके, सो यहां पर आप i इक्वल टू पहले 1 लीजिए, लिखिए px1 log बेस 2 1 upon px1, ओके, प्लस अब i इक्वल टू 2 लीजिए, समेशन है ना, तो i इक्वल टू 1 के लिए एक बार इस चीज को लिखेंगे, i इक्वल टू 1 हमने यहां रख दिया और ये हो गया, फिर i इक्वल टू 2 रख देंगे, px2 log बेस 2 px 1 upon px2 1 upon px2, है ना, ये हो गया। अब इसमें px1 px2 क्या है, दैट इज, इसका क्या है प्रोबेबिलिटी, px1 क्या है, दिस इज योर px1, है ना, और ये है आपका px2, 1 minus p is px2, सो यहां पर हो गया p log बेस 2 p प्लस 1 upon p, सॉरी 1 upon p प्लस log 1 minus p 1 minus p log बेस 2 1 upon 1 minus p। तो इस तरह से आप किसी का भी
निकाल सकते हैं एंट्रोपी, है ना। अगर 3 होता तो 3, 4 होता तो 4। हाँ, और एक और बात है कि ये जितना भी प्रोबेबिलिटी होगा px1, px2, px3 अप टू pxn, सबको ऐड करके क्या होना चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है, 1। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि px1 प्लस px2 प्लस px3 डॉट 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 अप टू pxn, इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1, है ना। चलिए, इसको एक और फॉर्मेट में आपको हमेशा लिखा हुआ मिलेगा, जनरली बुक में आपको यही सब मिलता है ना। इसका आप क्या करिए, इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन pxi को px टू दी पावर -1, और ये बाहर मल्टीप्लाई होगा, तो ये दिस सेम थिंग विल बी रिटन एज i इक्वल टू 1 टू n pxi log, या फिर इसका भी माइनस मत लिखिए, आप इसको pxi टू दी पावर -1 कर दीजिए, ठीक है। और हम लोगों को पता है log x टू दी पावर a, है ना, बेस जो भी हो, क्या होगा, दिस पावर विल कम हियर, a log x, है ना, ये पावर इधर आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पर पावर कितना है, -1, तो ये बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस आप यहां लिखिए या फिर माइनस आप बाहर ही लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं। 1 टू n pxi log बेस 2, है ना। तो ये है आपका एंट्रोपी का डेफिनेशन। चाहे तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, चाहे तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आप किसी भी दो में से किसी भी एक को आप लेके चलिए, आपको कोई समस्या नहीं। ओके, चलिए, किसी का भी आप कोई भी ले सकते हैं इसमें से, है ना। चलिए, मैं नीचे वाले को मैंने ले लिया, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब इसमें कुछ कन्वेंशन होगा। कन्वेंशन होने का मतलब क्या है कि अगर इसमें pxi का वैल्यू 0 हो गया तो क्या होगा, pxi इक्वल टू 0 हो गया तो क्या हो गया, और px इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा। तो इसमें एक चीज आएगा, जैसे हमने इसको 0 पुट किया px को, है ना, यहां आ जाएगा 0 log बेस 2 0, है ना। ये कितना आ जाएगा, ये बहुत दिक्कत होता है क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये 0 है और ये log 0 मतलब माइनस इंफिनिटी होता है, 0 इंटू माइनस इंफिनिटी, है ना। अगर इसको टेंड्स टू 0 करते हैं, है ना, तो ये प्लस इंफिनिटी भी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी भी हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग ये मानते हैं कि इसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो ये है कन्वेंशन, इसको जरूर से जरूर आप लोग लिख लीजिए। 0 log 0 को हम लोग हमेशा इस केस में क्या मानते हैं, 0 log 0 को 0, है ना। दूसरा जो इसमें आपको समझने का जरूरत है कि इसमें कहीं पर अगर एंट्रोपी ऐसा भी लिखा हुआ है, h ऑफ x इक्वल टू माइनस समेशन i इक्वल टू 1 टू n pxi log pxi, मतलब इसमें अगर बेस नहीं दिया हुआ है ना, तो आप 2h लोग करिए, अनलेस एंड अनटिल कि आपको बोला गया हो कि इसका बेस 10 है या e है या कुछ और है, जब तक ना बोला जाए तब तक आप इसका वैल्यू क्या लेंगे, हमेशा 2, है ना। तो अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड यू विल टेक द बेस 2, है ना। तो बेस आप ऐसा केस में आप बेस को क्या मानेंगे, 2। क्यों ऐसा मानेंगे, बेस को 2 मानने से क्या होता है, जो आपका आंसर आएगा, है ना, ऑफ hx, जब बेस क्या हो जाएगा 2, क्या होगा आंसर, ऑलवेज इन बिट्स। आंसर किस में आएगा, बिट्स में। ये एक बहुत अच्छी बात है, 1 बिट 2 बिट 3 बिट हम लोग ये समझ सकते हैं, हमारे समझने वाले फॉर्मेट में है, इसलिए इस बेस हम लोग जनरली 2 लेते हैं। वैसे कोई नहीं, कोई आदमी बेस
ई भी ले सकता है, यहां पर बेस 2 के जगह पर बेस ई भी लेगा, लेकिन जैसे ही ये बेस ई लेगा, है ना, hx का जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, दैट विल बी इन नैट्स, उसका यूनिट क्या हो जाएगा, नैट्स। तो कई बार आपको एग्जाम में ये भी देखने को मिलेगा कि आप कुछ इंट्रोपी निकालने के लिए दिया है और उसका आंसर किस में आ रहा है, नेट्स में। तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर ऑब्जेक्टिव में ये सब होता है कि अगर नेट्स में आंसर है तो आप बेस 2 करके नहीं, आप बेस ई करके निकालिए, है ना। और एक बात और है कि किसी भी बेस में इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे बेस में लिखा नहीं जा सकता है। तो जब भी लेट अस सपोज हम लोग बेस बी में लिखते हैं, इन जनरल किसी भी बेस में हम लोग लिख सकते हैं इसको, तो हम लोग इसको एच बी ऑफ एक्स लिखते हैं। जैसे एच एक्स लिखा हुआ है यहां पर क्या है, बेस 2, लेकिन अगर बेस अलग होगा तो हम लोग यहां पे लिखेंगे एच बी ऑफ एक्स। तो इससे क्या पता चलेगा, इसका बेस कितना है, बी, और यहां पर फिर हम लोग लिखेंगे समेशन ऑफ पी एक्स आई लॉग बेस बी पी एक्स, है ना। दैट इज वेरी सिंपल, आई इक्वल टू 1 to, इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं, है ना। ओके, सो इसके बाद हम लोग देखेंगे, है ना, कि इसको एक्सपेक्टेशन में कैसे लिखते हैं, है ना। एक्सपेक्टेशन में कैसे लिखते हैं, है ना। एक होता है एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर, है ना, एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर के फॉर्म में भी लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर, एंड जनरली इट इज गिवन बाय ई, है ना। तो इसका क्या मतलब, है ना, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है ई पी ऑफ जी एक्स, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू पी, ईपी मतलब पी दिया हुआ पी ऑफ एक्स, जो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, दैट इज पी। किसी भी रैंडम वेरिएबल का ये क्या दिखा रहा है कि इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, पी, और ये एक जी ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम इसका एक्सपेक्टेशन निकालना चाहते हैं, इसका वैल्यू जी ऑफ एक्स का वैल्यू, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी एक्स, है ना, जब हमारा उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया हुआ है P, उस केस में क्या होता है वैल्यू, यही बताता है। इट टेल्स द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ gx when the random variable x has the probability mass function p of x. Got it? Okay. So it will be nothing but px and gx का summation. It will be given by px and gx का summation where x is the subset of this capital X. Again यहाँ px i gx i लिख सकते हैं, i equal to 1 to n लिख सकते हैं, है ना, जितना भी उसका। तो इस तरह से भी हम लोग इसके एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर में भी लिखते हैं आंसर, है ना। ओके, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए h ऑफ x को हम लोगों ने अभी लिखा था समेशन ऑफ पी एक्स आई लॉग बेस टू पी एक्स आई विथ नेगेटिव साइन आई इक्वल टू 1 to n, ये लिखा था ना। या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हियर इट इज x इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल X, इस तरह से कर सकते हैं। और जितना भी वैल्यू पॉसिबल वैल्यू होगा x, वो सब के लिए यहां पर ये लेना है, ठीक है। अब एक बात हमको समझ में आ रहा है कि अगर इसको और इसको कंपेयर किया जाए तो क्या कंपैरिजन में समझ में आ रहा है। यहां gx के जगह पर यहां पर क्या है कि नहीं, है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू, है ना, ओके, एक्सपेक्टेशन ऑफ, ओके, एक्सपेक्टेशन ऑफ
एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या होगा, ये तो हमें पता ही है, पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स को लिख देना है बस, लॉग, अगर हम माइनस के साथ लिखना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला को लिख लें, माइनस तो ये है ही, माइनस को छोड़ दीजिए, यहां से है ना, ये पी ऑफ एक्स तो यहाँ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जी ऑफ एक्स को कंपेयर करना है, क्या है जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स क्या है, लॉग बेस 2 ये हो गया, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ log base 2 pxi with negative sign will be h of x, है ना। या इसको हम लोग और थोड़ा सा उसमें कर सकते हैं कि अगर हमने यहां माइनस साइन नहीं लिया है तो यहां 1/px होगा, तो इट विल बी गिवन बाई EP log base 2 1/px, ये भी कर सकते हैं, द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस वन, है ना। कैसे, इसको आप हटा दीजिए और यहां पर कैसे लिख दीजिए 1/px, ऐसे ही तो लिखते थे, तो आप ये gx का ये वैल्यू होगा, तो जो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ log base 2 1/pxi when the probability mass function of this random variable ax is px, जब px दिया हुआ है किसी भी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, उस केस में इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू log base 2 1/pxi का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, सो दैट विल बी नथिंग बट अगेन hx। सबको पता है कि अगर ये लिख रहे हैं, है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस वन, सो जैसा कि हम लोग यहां पर देख चुके हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब px से मल्टीप्लाई होगा gx के साथ और समेशन लगेगा, तो यहां पर भी ये जो वैल्यू है उसको px के साथ मल्टीप्लाई होगा, log base 2 1/pxi, ओके, और यहां समेशन से मल्टीप्लाई, समेशन लगेगा, है ना। तो ये है एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर, और इस एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर के टर्म्स में भी इसको हम लोग दिखा सकते हैं, है ना। अब देखिए, हाँ, और ये जो डिफिनीशन है ना, जो अभी हमने ये बताया, h ऑफ x इज इक्वल टू EP एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ log, है ना, ये आप लोग 11-12 में जब पढ़ते होंगे तो थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ना था, ये फॉर्मूला, है ना। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग इसी तरह से डिफाइन करते थे एंट्रोपी, है ना। अब इसमें थोड़ा सा इसके प्रॉपर्टी पर देखना पड़ेगा, h ऑफ x के प्रॉपर्टी पे, कि h ऑफ x हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी है, तो अनसर्टेनिटी चाहे तो 0 होगा, नहीं तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा, इट शुड नॉट बी निगेटिव। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करें, कोई पूछता है इसको प्रूफ करके दिखाइए, तो कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूला देख लीजिए, h ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, p ऑफ x log base 2, है ना, 1/p ऑफ x, इसी का समेशन है ना। ओके, x इज ए सबसेट ऑफ दिस वन, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, ये जो px है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, उसका वैल्यू कहां से कहां तक वैल्यू करेगा जी, 0 to 1, मतलब ये पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर किसी भी चीज का जो है वैल्यू 0 to 1 के बीच में ही वेरी करता है, तो ये क्या होगा, ये चाहे तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो 0 होगा, निगेटिव तो नहीं होगा ना। ओके, सो दिस, इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच ही होगा, तो आइदर पॉजिटिव और 0, तो इसको हम लोग नॉन नेगेटिव बोलते हैं, ये नेगेटिव नहीं है,
दिस इज नॉन नेगेटिव। एक टर्म नॉन नेगेटिव हो गया। दूसरा टर्म इसके बारे में सोचते हैं। अब आप बताओ कि 1/px का वैल्यू क्या होगा। इसको अगर हम उल्टा करते हैं 1/px, है ना, तो 1/px का वैल्यू क्या होता है, ये सारा जितना भी इनक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगा, दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड दिस इज ऑल्सो चेंज होके ये आ जाएगा, क्योंकि ये 1/1 होगा तो 1 रह गया, 1/0 हुआ तो ये इंफिनिटी हो गया। कहने का मतलब कि इसका px का वैल्यू 1 से बड़ा होगा और इंफिनिटी से छोटा होगा। अब हम दोनों तरफ log लेते हैं, तो log लेने से क्या होगा, log इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, ओके। और log 1/px ये क्या हो गया, और log 1 का वैल्यू कितना होगा, है ना, log 1 का वैल्यू होता है 0। कहने का मतलब ये भी आप देख रहे हो, log बेस कुछ भी आप बेस ले लो, 2 ले लो या कुछ भी लोगे तो यही आएगा वैल्यू। log बेस 2 1/px, इसका वैल्यू चाहे तो 0 होगा, नहीं तो कुछ बहुत बड़ा वैल्यू होगा, पॉजिटिव ही होगा, मतलब 0 होगा या पॉजिटिव होगा। मतलब ये भी वैल्यू जो आपको दिख रहा है log बेस 2 1/px, ये भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव। अब जब ये भी नॉन नेगेटिव है और ये भी नॉन नेगेटिव है, इसमें हर टर्म नॉन नेगेटिव है, तो दो नॉन नेगेटिव टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, नॉन नेगेटिव। इसलिए ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेंगे हम लोग, है ना, और एग्जांपल लेने से पहले एक और चीज देखेंगे कि इसमें अगर हम लोग बेस चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग बेस भी चेंज कर सकते हैं आराम से, कोई एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके बेस चेंज कर सकते हैं, है ना। कैसे कर सकते हैं वो समझना है। जैसे h a ऑफ x, अगर ये हमें लाना है ना, ओके, तो या h b ऑफ x लाना है। पहले कितना था, h a ऑफ x आपको दिया हुआ था, आपको लाना है h b ऑफ x, मतलब बेस चेंज करना है। तो जस्ट मल्टीप्लाई दिस विथ log, है ना, a विथ बेस b, है ना, इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाए। अब ये कैसे आएगा, है ना। अगर इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो प्रूफ के लिए कोई ज्यादा समस्या का बात ही नहीं है। h a ऑफ x को सब लोग जानते हैं, ये कितना होता है, कितना होता है ये, है ना, दिस इज गिवन बाई समेशन ऑफ log, ओके, माइनस कर देते हैं पहले तो ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए, p ऑफ x log बेस a p ऑफ x, यही होगा ना। यहां आप x इस सबसेट ऑफ कैपिटल X करिए, ये इंट्रोपी है बेस a पर। अब हम चाहते हैं इसको बेस b में चेंज करना, है ना। आपको बेस चेंज फॉर्मूला पता होगा, है ना, कि अगर हम log x है, इसका बेस लेटर सपोज e है, अब हम चेंज करना चाहते हैं इसको 2 बेस में, तो ऐसे करते हैं, आप दोनों तरफ log ले लीजिए, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, दोनों जगह जिस बेस में भी आप चेंज करना चाहते हैं वो पहले बेस लिख लीजिए, ठीक है। और इस ऊपर वाले को यहाँ ऊपर और यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं 1/log 2e। अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाता है, log बेस e, ऐसा है ना। तो इसका मतलब
कि आप जिसमें भी चेंज करना चाहते हैं इसको, है ना, तो ये दिस विल बी लॉग बेस ई टू log 2x, इस तरह से कर सकते हैं। तो इसका भी कर सकते हैं हम लोग, है ना, माइनस समेशन ऑफ x p ऑफ x, यही log का हमें बेस क्या लाना है, अब लाना है log बेस e, तो बेस b में चेंज करना है ना, तो log बेस b में चेंज करने के लिए यहां पर हम लोग लिख लेंगे log b, यहां पर भी लिख लेंगे log b, मतलब जो भी बेस है उसको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में लिखेंगे, ऊपर में तो आ गया px और नीचे में आ गया a, दैट इज वेरी सिंपल। और इसको आप इधर भेज दीजिए, ये जो है ना डिनोमिनेटर में, आप इसको इधर भेज दीजिए, log b a, है ना, h a x इज इक्वल टू, इधर क्या आ गया, माइनस समेशन ऑफ x सबसेट ऑफ कैपिटल X p ऑफ x log b p ऑफ x। अब यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो वैल्यू है ना, यहां पर इसका बेस क्या है a, तो यहां पर h a ऑफ x है, यहां पर क्या हो गया b, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा h b, है ना, h b ऑफ x, तो h b ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन log b a h, हो गया ना ये प्रूफ, हेंस ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं एंट्रोपी के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, ओके, और एग्जाम्पल के थ्रू इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, है ना। लेट अस सपोज एक कोई बाइनरी रैंडम वेरिएबल है ना, बाइनरी रैंडम वेरिएबल में इक्वल प्रोबेबल नहीं है, इनका प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। लेट देयर इज अ बाइनरी रैंडम वेरिएबल विच हैज टू वैल्यूज, है ना। लेट अस सपोज इसमें 1 आ सकता है, इसमें 0 आ सकता है, दो ही पॉसिबिलिटीज है, 1 आने का और 0 आने का। 1 आने का प्रोबेबिलिटी p है और 0 आने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p है ना। अब इसका हम लोग निकालते हैं, ये रैंडम वेरिएबल है, अब इसका हम लोग क्या निकालें, ये प्रोबेबिलिटी निकल गया ना, बस अब हम इसका एंट्रोपी निकाल सकते हैं, है ना। इसके 2 आउटकम्स पॉसिबल हैं, 1 और 0। 1 आने का प्रोबेबिलिटी p है एंड 0 आने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p है। दिस इज अ बाइनरी रैंडम वेरिएबल, जिसके 2 ही वैल्यू आते हैं, इसीलिए इसमें बाइनरी है ना। अब इसमें हम लोग इसका एंट्रोपी निकालते हैं h ऑफ x, कितना आएगा, इट विल बी समेशन ऑफ p ऑफ pxi log, है ना, 1 अपॉन pxi i इक्वल टू 1 to 2, है ना। 2 बार इसको लेना है, एक बार जो px1 होगा वो p होगा, इसलिए होगा p log 1 by p प्लस 1 माइनस p log बेस 2 1 अपॉन 1 माइनस p, है ना। तो ये सिर्फ किसका फंक्शन है, p का, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि इट इज अ फंक्शन ऑफ p ओनली, तो इसको हम लोग hp मान देते हैं। लेट अस सपोज ये hp है ना, और एक तरफ p का वैल्यू है और एक तरफ hp का वैल्यू है। जरा प्लॉट करते हैं, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू मिनिमम कितना हो सकता है 0 और मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, है ना। आप लोग एक बार प्लॉट करके देखिएगा, है ना, बहुत सिंपल है इसको प्लॉट करना। जैसे ही हम प्लॉट करते हैं इसको, तो ये ऐसा आता है,
इधर है आपका P का वैल्यू 0 से लेके 1 तक और ये है 0.5 और इन बिटवीन सारे वैल्यूज होंगे, है ना। और इधर है आपका HP इंट्रोपी का वैल्यू, और इधर जो हमारा ये वेरी कर रहा है, इट इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1। इधर भी ये 0 to 1 तक वेरी कर रहा है, लेट्स सपोज 0.5, है ना। तो ये किस तरह का फंक्शन है ये, है ना। ये जो फंक्शन है ये एक पैराबोलिक फंक्शन दे रहा है ना। ओके, सो या कॉनकेव फंक्शन बोलते हैं इसको, जनरली इसका नाम देते हैं हम लोग कॉनकेव फंक्शन। अब जरा ऑब्जर्व करके देखते हैं और अपने इंट्रोपी के डेफिनेशन को प्रूफ करके देखते हैं कि क्या वो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से ये प्रूफ कर रहा है क्या, है ना। पहला चीज कि जब P का वैल्यू 0 है ना, जब P का वैल्यू 0 है ना, या P का वैल्यू 1 है, P का वैल्यू 0 है या P का वैल्यू 1 है, HP का वैल्यू क्या है 0। HP का वैल्यू क्या है, यहां पर भी जब P इक्वल टू 0 है तब भी HP 0 है, और जब P इक्वल टू 1 है तब भी HP 0 है। ये भी इधर भी 0.5, ये 1 और ये इधर 0, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब P 0 है या P 1 है, दोनों ही केस में HP का वैल्यू 0 है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अगर किसी भी चीज का, जैसे इसका प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू मान लीजिए 0 है, P 0 हो गया मतलब 1 आने का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये 1 माइनस P कितना हो गया 1, मतलब 1 ही 1 आएगा। देयर इज नो एनी अनसर्टेनिटी, और जब अनसर्टेनिटी नहीं है किसी भी रैंडम वेरिएबल में तो उसका इंट्रोपी क्या आएगा 0, क्योंकि इंट्रोपी क्या बताता है अनसर्टेनिटी, और इस केस में कोई अनसर्टेनिटी ही नहीं है। P चाहे P1 होगा तो ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये 1 होने का मतलब है कि x हमेशा 1 ही आएगा, 0 कभी आएगा ही नहीं। इस केस में भी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, इसीलिए फिर से यहां पर जाके जो इंट्रोपी है उसका वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि ये सेंस बनता है इसका, ये एक मतलब बताता है कि इंट्रोपी का जो डिफिनीशन हम लोग बता रहे हैं वो 100% राइट है। दूसरा कि अगर जैसे जैसे P का वैल्यू बढ़ रहा है ना, रैंडमनेस बढ़ रहा है, वैसे वैसे इंट्रोपी भी बढ़ रहा है। देखें जैसे जैसे P का वैल्यू बढ़ रहा है। अब मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कब है, जब P का वैल्यू 1/2 है। P का वैल्यू 1/2 है तो सबसे ज्यादा रैंडम हो गया, 1 आएगा 0 आएगा, कोई बता नहीं सकता। इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है ना। मान लीजिए इसका 0.75 था, इसके 0.25 था, तो कोई बता सकता था कि इसका आने का 1 आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना। यहां इस केस में है ना, जब बता सकता था कि P का वैल्यू जो है मान लो 0.75 है, उस केस में 1 आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और इसका आने का प्रोबेबिलिटी कम है ना। लेकिन ये मैक्सिमम अनसर्टेन कब है, मैक्सिमम रैंडम कब है, जब P का वैल्यू 1/2 है। इसका भी 1 आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/2, 0 आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/2। इस केस में इतना ज्यादा रैंडमनेस है कि उस समय अनसर्टेनिटी ज्यादा है, मैक्सिमम है। आप देख सकते हैं कि जब P का वैल्यू 0.5 है, इस समय HP का वैल्यू भी मैक्सिमम है ना। P का वैल्यू 0.5 पे मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है तो HP भी मैक्सिमम है। तो ये एक सेंस बनता है इस तरह का ग्राफ बनाने का और दिखने का। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोपी को समझने के व्यू से। तो इसको जरूर कहीं अगर लिखना होगा तो आप इसको लिख सकते हैं, कहीं समझाना होगा समझा सकते हैं। अपने याद रखने के लिए भी ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
जैसे P इक्वल टू 1/2 है ना, इस केस में मैक्सिमम रैंडमनेस है ना, तो HP का वैल्यू भी मैक्सिमम है नहीं। सो ये हमारे एंट्रोपी के डिफिनेशन को प्रूफ करता है। अब एक और चीज है ना, एक छोटा सा हम लोग और एग्जांपल ले लेते हैं और इसको बाइंड अप करेंगे है ना। बने रहिए मेरे साथ 5 से 7 मिनट और, है ना। ओके, क्योंकि इसको मैं एक फाइनल वैल्यू पे ले जाके छोड़ना चाहता हूं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू पे ले जाके छोड़ना चाहता हूं। आज आप हमारे साथ हैं तो मैं आज आपको एंट्रोपी सिखाए बिना वापस नहीं जाने दूंगा, है ना। बने रहिए मेरे साथ, है ना। एक फिर से रैंडम वेरिएबल हमने लिया x, ठीक है। लेट अस सपोज इसके वैल्यू है 4, A, B, C और D। ये 4 आउटकम्स पॉसिबल हैं। A आ सकता है, B आ सकता है, C आ सकता है, D आ सकता है। A का आने का प्रोबेबिलिटी है 1/2, B का आने का प्रोबेबिलिटी है 1/4, C का आने का प्रोबेबिलिटी है 1/8 और D का आने का प्रोबेबिलिटी है 1/8। अगर ऐसा क्वेश्चन देखें, सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो 1/8, 1/8, 1/4, 1/4, 1/4, 1/2 और 1/2, 1। सो क्वेश्चन इज राइट, है ना। अब आप निकालिए इसका इंट्रोपी, एच ऑफ एक्स क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, है ना। समेशन ऑफ px i log 1 या माइनस साइन के साथ लेंगे तो इसको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट pxi भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा 1 माइनस 1/2। px1 का वैल्यू कितना है, px1 ये प्रोबेबिलिटी है ना, तो px1 माने px इक्वल टू 1 का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2। So this is your px1, so this is 1/2, okay, माइनस दूसरा कितना है 1/4 log 1/4, ओके। तीसरा कितना है 1/8 log 1/8, 1/8 log 1/8 और सबका बेस 2 है, ध्यान रखिएगा बेस में कहीं कोई चेंज नहीं है ना, बेस हमेशा 1/2 ही है। आप इसको चेंज करके इसको जब आप इसको निकालेंगे ये आएगा 1.75 बिट्स, है ना। इसका क्या मतलब, ओके। सो ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने बना लिया, लेकिन इसको फिजिकली कैसे समझना है, एंट्रोपी को मैं चाहता हूं कि आप फिजिकली समझें कि ये एंट्रोपी एक्चुअल में होता क्या है ना। क्वेश्चन बनाना तो एक अलग बात है, एवरेज कितना क्वेश्चन हमको पूछना पड़ेगा इसको गेस करने के लिए। तो बाइनरी क्वेश्चंस मैं पूछूंगा। बाइनरी क्वेश्चंस क्या होते हैं, है ना। बाइनरी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें यस या नो इसी में आंसर मिलता है ना। जैसे मैं पूछूंगा, है ना, पहला क्वेश्चन क्या होगा मेरा, है ना, सामने वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मैं देख नहीं रहा हूं कि क्या रिजल्ट आया, ए आया, बी आया, सी आया, डी आया। इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज थिंग्स मैं एक एक्सपेरिमेंट उसने किया, अब मैं गेस करूंगा कि क्या एक्सपेरिमेंट आया होगा। आपसे गेस करने के लिए पूछा जाए तो आप पहले क्या पूछेंगे, ए आया, बी आया, सी आया, डी आया, आप क्या पूछना चाहेंगे। देखिए सबसे ज्यादा आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ए। तो कोई भी होशियार आदमी यही पूछेगा कि ए आया क्या, है ना, ए आया क्या। तो आंसर यस हो सकता है या नो हो सकता है। अगर यस हुआ तो हमारा एक ही क्वेश्चन में आंसर मिल गया, है ना। दूसरा क्या हो सकता है कि उसने नो बोल दिया, जब नो बोला तो हमने फिर से दूसरा क्वेश्चन पूछा। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा, बी आया क्या, है ना। उसने यस बोल दिया, ठीक है, दो क्वेश्चन में हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, है ना। लेट अस सपोज फिर से उसने बोला नहीं, बी भी नहीं है, तो फिर हमें क्या पूछना पड़ेगा, सी आया क्या। तो वो यस बोलेगा या नो बोलेगा। अगर यस बोले नो बोले दोनों ही केस में हमें आंसर पता चल गया कि
अगर यस बोला कि हाँ सी आया तब भी पता चल गया, अगर बोला नो सी नहीं आया तो अपने आप पता चल गया कि डी आया होगा, क्योंकि ए नहीं आया, बी नहीं आया, सी नहीं आया तो क्या आया होगा, डी। तो मैक्सिमम हमें 3 क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन में मुझे आंसर मिल सकता है ना। अगर 100 टाइम्स अगर मैं एक्सपेरिमेंट होता है और मैं पूछता हूं तो उसमें से 50 टाइम्स तो हमें एक ही बार में जवाब मिल जाएगा कि यस ए आया है ना, तो एक ही क्वेश्चन में हमारा आंसर मिल गया। उससे 25 टाइम्स हमें जब बी आएगा तो हमें 2 बार क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। ए आया है क्या, बोलेगा नहीं, बी आया है, यस, तो क्वेश्चन में खत्म हो गया, क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी कितना 1/4। अगर 100 टाइम्स में इसको स्लॉट में डिवाइड करें तो 50 टाइम्स ये आना चाहिए, 25 टाइम्स ये, ठीक है, और ये दोनों मिला के 25 टाइम्स, है ना। तो इसका मतलब कि हमें 50 टाइम्स ये पूछना होगा, 50 टाइम्स हमें एक ही क्वेश्चन में आंसर पता चल जाए कि यस ए आया क्या, यस बी आया क्या, यस, है ना। तो अगर ए नहीं आया है तो हमें 2 बार क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, है ना। तो इट विल बी इक्वल टू 1-2 क्वेश्चंस। और बाकी अगर ये सी या डी में से कोई आया है तो हमें 25 टाइम्स ये भी पूछना पड़ेगा कि सी आया है या डी आया है, नहीं। ओके, सो लेट अस सी। तो जब हम इसका एवरेज नंबर निकालेंगे, है ना, 1/2 इंटू 50 प्लस जो भी है 25 इंटू 1/4 प्लस लाइक दिस एंड डिवाइडेड बाई 100, है ना। तो हमें एवरेज नंबर ऑफ बिट्स जो मिलेगा 25 इंटू 1/8, ठीक है, और टोटल कितना डिवाइड करना है ना, 100। तो इसमें हमें ये आएगा 1.75। मतलब कि हर एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जानने के लिए कि ए आया, बी आया, सी आया, डी आया, हमें कितने बार क्वेश्चंस पूछने पड़ रहे हैं, 1.7 क्वेश्चंस पर एक्सपेरिमेंट। हर एक एक्सपेरिमेंट हुआ, रिजल्ट जानने के लिए 1.75, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 1.75 क्वेश्चंस, है ना। तो ये है इंट्रोपी, है ना, ये है इंट्रोपी। एक्चुअल में इंट्रोपी का मतलब यही है ना, कि आपको कितना बार बाइनरी क्वेश्चंस पूछना पड़ रहा है, एवरेज नंबर ऑफ बाइनरी क्वेश्चंस टू गेट द आंसर, है ना। ओके, सो यहां पर हम लोग इंट्रोपी, अब तक हम लोग क्या बता रहे थे कि इट इज नथिंग बट द अनसर्टेनिटी ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल, है ना। लेकिन अभी हम लोग यहां डिफिनेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, है ना, और एक दूसरा डिफिनेशन देंगे। इट इज द नंबर ऑफ बिट्स ऑन एन एवरेज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द रैंडम वेरिएबल, है ना। किसी भी रैंडम वेरिएबल को डिस्क्राइब करने के लिए एवरेज नंबर ऑफ बिट्स, मिनिमम एवरेज नंबर ऑफ बिट्स कितना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोपी। जैसे इस रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मिनिमम कितना बिट्स चाहिए, 1.75 बिट्स, दिस इज द इंट्रोपी, है ना। अगर कोई दूसरा रैंडम वेरिएबल आया जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए एवरेज मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स जो हमें चाहिए, एवरेज नंबर ऑफ बिट्स जो चाहिए, लेट अस सपोज 3 बिट्स चाहिए, तो उसका इंट्रोपी क्या हो जाएगा, 3, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, है ना। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर with joint entropy and